नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास हम विष्णु खरे से शुरू करेंगे। कल हमने 4 लेखक किए थे। आज हम गद्य भाग को कंप्लीट करके कल से हम काव्य खंड को कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पुरस्कार और जो मुख्य लेखक हैं, मुख्य लेखकों को मिलने वाले जो पुरस्कार हैं उसकी वीडियो अपलोड कर दी। जिस बच्चे ने नहीं देखी तो देख ले, एक प्रश्न आना लाजमी है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, हम मेन पॉइंट्स कवर करते चलेंगे और जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम विष्णु खरे के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ 9 फरवरी सन 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, उसकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, ये सारे कविता संग्रह हैं। आलोचना की पहली किताब आलोचना है। आलोचना की पहली किताब आलोचना है। सिनेमा पढ़ने के तरीके सिने आलोचना है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, ये क्या है, एक अनुवाद है, ठीक है। यह चाकू समय, ये भी अनुवाद है। और काले वाला, ये भी एक अनुवाद है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं? रघुवीर सहाय सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी का सम्मान मिला है, शिखर सम्मान मिला है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको मिला हुआ है। फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज मिला है। सन 19 सितंबर सन 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना है। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है, ठीक है। आगे है जो मेन पॉइंट आएगा, मैंने टिक कर रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, वही पढ़ेंगे, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। उन्होंने हिंदी जगत में अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है, ठीक है। आगे एक पंक्ति आपने और ध्यान रखनी है कि 1971-73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी, ठीक है। तो आगे जहाँ भी जो मेन पॉइंट होगा हम उसी को पढ़ेंगे। सिनेमा विश्व साहित्य के समांतर फल फूल रहा है। 2 महाविश्व युद्धों के बाद की दहशत, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसीलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यही रचना का नाम है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे की रचना है। ये रचना आपसे पूछी जा सकती है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे की रचना है, ठीक है। नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है, ठीक है। उसके बाद है हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाक्रम की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो प्रश्न बन सकता है कि विष्णु खरे के पाठ चार्ली चैपलिन वाले में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य, ठीक है। उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, वंदती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र, हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए, ठीक है। तो यहाँ ही इसमें हमने यही पढ़ना था जो हम पढ़ चुके हैं। आगे हम रजिया सज्जाद जहीर को पढ़ेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट्स हैं, वही देखेंगे, ठीक है। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 में अजमेर राजस्थान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह हैं, ये सम्मान मिले हुए हैं, इनको देख लेना। उर्दू अकादमी से मिला है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला है, ठीक है।
18 दिसंबर सन 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कहती थी कि हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सफ़िया है वो इनकी नमक कहानी की एक पात्र थी। ठीक है, रजिया सजाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। तो उनकी कहानियों की विशेषता क्या है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, रजिया सजाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। तो इसका विषय क्या है, ये याद रखना है। आगे एक सुनील दासगुप्ता भी इस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इतना कुछ भी नहीं है जो पढ़ना हो, अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो आगे हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी हर रचना आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हर लेवल पे एक आधा प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले इनका जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, इनकी हर रचना को याद रखना है। अशोक के फूल इम्पोर्टेंट है। कल्पलता भी इम्पोर्टेंट है। विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, इस लेसन में बाण भट्ट की आत्मकथा का जिक्र आया है, ये भी याद रखनी है। चारू चंद्र लेख पुनर्नवा अनामदास का पोथा उपन्यास है। सूर साहित्य, कबीर मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीनों ही आलोचनात्मक साहित्य इतिहास हैं। इनके तीनों के नाम आपको याद रखने हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, आगे हैं संदेश रासक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वानियाँ, ये ग्रंथ संपादन है विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, इनकी सारी की सारी रचनाएं आपने याद रखनी है। साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर भारत सरकार साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला हुआ है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली हुई है। सन 1979 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका कहना था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता पर मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच है। ठीक है, आगे जो मेन पॉइंट है उनको हम देखते चलेंगे। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। ठीक है, इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। ठीक है, इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह बनाए रखती है। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। आगे जहाँ इतनी कोई खास नहीं है, वैसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। तो ये पॉइंट नोट करना है कि वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। ठीक है, तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं, विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये याद रखनी है कि किसमें स्त्री के बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ कहा है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा में। ठीक है, तो आगे
द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है। तो इतना इसमें कुछ नहीं है, आप आगे देख लेना। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर बस एक लाइन ये याद रखनी है कि ये निबंध व्यक्ति तो व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। इसकी यो शैली और व्यंजना, व्यक्ति तो व्यंजना है और आत्मपरक शैली है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि शैली पूछी जाए तो आत्मपरक, व्यक्ति तो व्यंजना, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। आगे है, जहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल, शिरीष के फूल इनकी रचना इस पुस्तक में है, ठीक है। लेखक के संग्रह कल्पलता से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कल्पलता से लिया गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिरीष के फूल कहाँ से लिया गया है? कल्पलता से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में देखता है। तो मानवीय मूल्य की तुलना शिरीष के माध्यम से करता है, शिरीष के फूल से करते हैं। तो ये चीज़ आपने थोड़ी याद रखनी है, ठीक है। आगे, शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहते हैं। खड़खड़ाहट जहाँ पर अनुकरणात्मक धातु है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तो आगे हम इसके जो भी शब्द अर्थ दिए हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगे मुझे, वो कर लेते हैं। यहाँ एक तो चहार दीवारी शब्द आया था जिसकी शब्द शुद्धि पूछी जाती है, ठीक है। इसको याद रखना है कि ये इस प्रकार से लिखा जाता है, चहार दीवारी, ठीक है। चहार दीवारी इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हैं, जैसे है गया कर्णिकार कनेर नामक फूल होता है, आर्गवद अमलतास नामक फूल होता है, खंड ठूंठ शुष्क, निर्घात बिना आघात या बाधा के, अवधूत सांसारिक बंधनों विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी, ठीक है। आगे है अरिष्ट रीठा नामक वृक्ष होता है, घन मिश्रण घना चिकना होता है, ठीक है। मर्मरित खड़खड़ाहट या सरसराहट, यहाँ पर दोनों शब्द आ गए, ये अनुकरणात्मक हैं, अनुकरणात्मक धातु के खड़खड़ाहट सरसराहट, ठीक है। आगे इसमें आ गया दुरंत, आ गया दुरंत पूछा जा सकता है जिसका विनाश होना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद अनासक्ता, विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनाविल का अर्थ होता है स्वच्छ, ठीक है। ये वाक्यांश में पूछा जा सकता है। उसके बाद आ गया विदग्ध का अर्थ होता है अच्छी तरह से तपा हुआ, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें निर्दलित बलिभांति निचोड़ा हुआ, निर्दलित बलिभांति निचोड़ा हुआ, ठीक है। ये याद रखना है। अभ्रभेदी गगनचुंबी होता है, ठीक है। ये मीनिंग याद रखना है। तो आगे है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इनकी रचनाएं ज़्यादातर इंग्लिश में लिखी मिलेंगी आपको। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति है। द अनटचेबल्स हु आर दे, ये 1948 में प्रकाशित हुई है। हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये सारी की सारी ज़्यादातर इंग्लिश में आपको मिलेंगी। द राइट्स एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म, मूक नायक,
ये मूक नायक काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहिष्कृत भारत जनता, ये पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, आगे जो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाड़म्य नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, तो देहांत इनका दिल्ली में हुआ था 1956 में। ये क्या कहते थे, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। ठीक है, आगे आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन जो इसमें इतना खास नहीं, जहाँ पर कुछ खास होगा मैं वहीं पर आपको पढ़ाऊंगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति हुए हैं। कौन कौन से? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले उनके प्रेरक थे। ठीक है, जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपनाया, ये पॉइंट आपने नोट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। आगे उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य हैं। तो किन किन तत्वों को अनिवार्य मानते थे? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। ये लाइन आपने याद रखनी है। ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य हैं, होने चाहिए, ये कहना था भीमराव अंबेडकर जी का। जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे नहीं है इसमें खास। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन अंदर से कोई ना कोई पॉइंट पूछा ना जाए तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना। छोटा सा है ये, इसको पढ़ लेना। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। ठीक है, ये थोड़े से याद रख लेना। आगे है, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वदा उचित है। ठीक है, ये लाइन आपने याद रखनी है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा सपनों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार, पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं है कहा जा सकता है, निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि यहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम 2 आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। क्या मनुष्य के मनुष्य के बस की बात है, क्या उसके बस की बात नहीं, इस आधार पर इन्होंने चर्चा की है। ये सारे पॉइंट आपने एक बार नज़र से निकाल लेने हैं कि उनका कहना क्या था। ठीक है, दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम
उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अधिक अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह उसकी, यहाँ इतना कुछ खास नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ठीक है। मतलब कि हमारा मकसद है कि हम एक एक चीज़ को अपनी नज़र से निकाल लें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए जो हमें प्रश्न के रूप में पेपर में देखने को मिले। ठीक है। तो आज हमने गद्य भाग कंप्लीट कर लिया है। काव्य खंड हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 11th की जो बुक है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारी रचनाएं हैं उसमें से आती हैं जो, वो करेंगे। फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। कौन कौन बच्चा चाहता है कि साथ के साथ आपका NCERT का टेस्ट शुरू हो जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी नज़रों के सामने से मेन रचनाएं निकल जाएं, तो अपना आप बता सकते हैं सुझाव कि आप टेस्ट देना के इच्छुक हैं या नहीं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।